हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द विस्की बैंडिट और ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में हमें दिखाया जाएगा कि कैसे एक बैंक रॉबरी करने वाले आदमी ने 27 बार बैंक की रॉबरी की और उससे पहले वो कभी भी पकड़ा नहीं गया। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को बार में बैठा हुआ दिखाया जाता है और इस आदमी का नाम अतीला एम्ब्रूस था। एम्ब्रूस बार में बैठकर विस्की पी रहा था और अपनी ग्लास को खत्म करने के बाद एम्ब्रूस रोड के दूसरी तरफ बने बैंक में जाने लगता है और बैंक के अंदर पहुंचकर एम्ब्रूस अपने पास से अपनी गन निकालकर उस बैंक को लूटने लगता है। आगे कहानी में हमें कई साल पहले का समय दिखाया जाता है जब एम्ब्रूस एक छोटा बच्चा हुआ करता था और एम्ब्रूस एक चर्च में चोरी करते हुए पादरी द्वारा पकड़ा गया था। तब पादरी एम्ब्रूस का कान पकड़कर एम्ब्रूस को उसकी दादी के पास ले जाते हैं और पादरी एम्ब्रूस की दादी से कहते हैं, इसने आज फिर से चर्च में चोरी करने की कोशिश की, आइंदा आप इसे चर्च में मत भेजिएगा। आगे मूवी में हमें इस कहानी का प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जब एम्ब्रूस को पुलिस ने पकड़ लिया था और एम्ब्रूस को पुलिस ऑफिसर बार्टोस के पास ले जाया जाता है जो कि एम्ब्रूस के केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इंस्पेक्टर बार्टोस एम्ब्रूस से पूछताछ शुरू करते हैं और बार्टोस अतीला एम्ब्रूस से कहते हैं, तुम्हारे रिकॉर्ड के हिसाब से तुमने अब तक 19 बैंक रॉबरी को अंजाम दिया है। बार्टोस की इस बात को सुनकर एम्ब्रूस कहता है, मैंने अब तक 19 नहीं 27 बैंक रॉबरी को अंजाम दिया है, जिसमें से 26 बैंक रॉबरी पूरी तरह से कामयाब रही, मैं कभी भी पकड़ा नहीं गया और 27वीं बैंक रॉबरी करते हुए मैं पकड़ा गया। पुलिस ऑफिसर बार्टोस कहते हैं, मैं चाहूंगा कि तुम अपने बारे में सब कुछ सच सच बताओ। तब अतीला एम्ब्रूस बार्टोस को अपने जीवन की कहानी बताने लगता है। एम्ब्रूस बताता है कि जब वो बच्चा था तब वो ट्रांसिल्वेनिया रोमानिया में रहा करता था। तब उसे बचपन में ही आइस हॉकी खेलने का बहुत शौक था और उसे बचपन से ही अपनी दादी से बहुत लगाव था। एक दिन जब वो अपने घर पर गया तो उसे पता चला कि उसकी दादी की डेथ हो चुकी थी। एम्ब्रूस ने पहली बार उसके पिता को देखा था। आगे एम्ब्रूस के पिता उसे अपने साथ ले जाते हैं और एम्ब्रूस के पिता को शराब पीने की बुरी लत होती है और एम्ब्रूस के पिता उससे कहते हैं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता और वो उसे एम्ब्रूस के चाचा के पास भेज देते हैं। एम्ब्रूस के चाचा भी एम्ब्रूस को ज्यादा दिनों तक अपने पास नहीं रखते और वो उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। पर बोर्डिंग स्कूल में भेजने के बाद भी एम्ब्रूस की मुसीबतें कम नहीं होती और बोर्डिंग स्कूल का प्रिंसिपल एम्ब्रूस से कहता है, तुम्हें चोरी करने की आदत है, तुमने लाइब्रेरी से किताबें चोरी की, ये बोर्डिंग स्कूल अच्छे स्टूडेंट के लिए है, चोरों के लिए नहीं, इसलिए हम तुम्हें इस स्कूल से निकालते हैं। आगे एम्ब्रूस को बच्चों के सुधार गृह में भेजा जाता है और वहाँ पर एम्ब्रूस के बालों को काटकर उसे बच्चों की जेल में डाल दिया जाता है। एम्ब्रूस सुधार गृह में ही अपना वक्त काटता है और वो अब बड़ा हो चुका था और इसी के साथ साथ रोमानिया में भी बदलाव आ चुके थे। अब रोमानिया देश में कोई भी सरकार नहीं थी, वो देश एक तानाशाह के अंडर में था और एम्ब्रूस भी बड़ा होकर डिक्टेटर की आर्मी में शामिल हो जाता है। एम्ब्रूस निशानेबाजी में काफी अच्छा होता है, इसलिए उसकी ड्यूटी हंगरी और रोमानिया की बॉर्डर पर लगाई जाती है। एक रात एम्ब्रूस चेक पोस्ट पर अपनी ड्यूटी कर रहा था, तभी वो देखता है कि दो लोग बॉर्डर क्रॉस करके हंगरी की तरफ भाग रहे थे। एम्ब्रूस उन दोनों को देख लेता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है, पर वो लोग नहीं रुक रहे थे। तब एम्ब्रूस उन पर निशाना लगाता है, पर एम्ब्रूस का उन दोनों को गोली मारने का मन नहीं करता और वो उन्हें जाने देता है। तभी पीछे खड़े रोमानियन आर्मी के सोल्जर उन दोनों पर निशाना लगाकर उन दोनों को मार देते हैं। इस बात का एम्ब्रूस पर बुरा असर पड़ता है, उसे लगता है उसकी वजह से वो दोनों लोग मारे गए। ना वो लाइट को उन दोनों की तरफ करता, ना वो दोनों लोग मारे जाते। इस बात का एम्ब्रूस को अफसोस था, इसलिए वो रात में ही अपने बैरक से निकल जाता है और वो एक मालगाड़ी के नीचे छुपकर रोमानियन बॉर्डर क्रॉस करके बुडापेस्ट हंगरी में पहुंच जाता है। आगे एम्ब्रूस काम की तलाश में एक आइस हॉकी कोच के पास जाता है और वो वहाँ कोच को बताता है कि उसे आइस हॉकी आती है। पर जब वो कोच एम्ब्रूस को आइस हॉकी खेलने का मौका देता है तो एम्ब्रूस आइस हॉकी नहीं खेल पाता। ये देखकर कोच समझ गया था कि एम्ब्रूस को आइस हॉकी खेलना नहीं आता। तब कोच एम्ब्रूस से जाकर मिलता है और एम्ब्रूस कोच को कहता है, मैं कई साल पहले आइस हॉकी खेलता था, पर मैंने बहुत सालों से प्रैक्टिस नहीं की है, पर मैं इसके लिए बहुत मेहनत करूंगा। तब कोच कहता है, देखो यहाँ पर मेरा ऑफिस है और मैं तुम्हें खेलने के लिए पे नहीं कर सकता, पर तुम यहाँ पर मेंटेनेंस और क्लीनिंग का काम कर सकते हो। हमारे पास थोड़ी सी जगह भी है जहाँ पर तुम रह सकते हो, यहाँ पर रहकर तुम अपनी जिंदगी के लिए कुछ बेहतर कर पाओगे। तब एम्ब्रूस कोच से पूछता है, पर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तब कोच कहता है, क्योंकि मेरे पिता भी ट्रांसिल्वेनिया से थे। अब एम्ब्रूस वहाँ का मेंटेनेंस और क्लीनिंग का काम अच्छे से करने लगा था
और साथ ही साथ वो आइस हॉकी खेलने की प्रैक्टिस भी करने लगा था। आइस हॉकी खेलते खेलते एम्ब्रूस के काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक दिन एम्ब्रूस अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। तभी उसकी नजर सड़क से गुजर रही एक लड़की पर पड़ती है। उस लड़की को देखकर एम्ब्रूस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और एम्ब्रूस उस लड़की का पीछा करते करते मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाता है। एम्ब्रूस उस लड़की से फ्लर्ट करने लगता है और वो उसका नाम पूछता है। तब वो लड़की कहती है, मैं तुमसे पहली बार मिली हूँ, जब मैं तुमसे अगली बार मिलूंगी तो मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगी। ऐसा बोलकर वो लड़की ट्रेन के अंदर चली जाती है और ट्रेन भी वहाँ से निकल जाती है। तब एम्ब्रूस के दिमाग में आता है कि ये ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी। ये सोचकर एम्ब्रूस तेजी से वहाँ से अगले स्टेशन के लिए भागने लगता है। अगले स्टेशन पर जब वो लड़की ट्रेन से उतरती है तो उसके सामने एम्ब्रूस खड़ा हुआ था। ये देखकर वो लड़की हैरान रह जाती है। अतीला एम्ब्रूस और उस लड़की में फ्रेंडशिप हो जाती है और वो लड़की अपना नाम कैट बताती है। बार्टोस एम्ब्रूस की कहानी को सुनकर उससे कहता है, तुम्हारे पास कई सारे अच्छे नए दोस्त थे और अब तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड भी थी, तो फिर तुम ये बैंक रॉबरी क्यों करने लगे? एम्ब्रूस कहता है कि इमिग्रेंट्स होने की वजह से उसे बुडापेस्ट में काम करने के लिए पेपर्स की जरूरत थी। तब वो वहाँ के इमिग्रेंट्स ऑफिस में गया जहाँ पर पहले से काफी लोग थे और एम्ब्रूस ने वहाँ पर वर्क परमिट के लिए और रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करने की कोशिश की, पर काउंटर पर बैठे आदमी ने एम्ब्रूस से डॉक्यूमेंट्स की इतनी बड़ी लिस्ट मांगी कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना एम्ब्रूस के लिए पॉसिबल नहीं था और इसलिए एम्ब्रूस उस देश में अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा टेंशन में था। एक दिन एम्ब्रूस कैट को लेकर एक सिनेमा हॉल में जाता है और वो पॉपकॉर्न और कोक ऑर्डर करता है, पर जब काउंटर पर बैठा आदमी एम्ब्रूस को कोक और काउंटर का अमाउंट बताता है तो वो उतना ज्यादा था कि उतने पैसे एम्ब्रूस के पास उस वक्त नहीं थे। तब एम्ब्रूस की गर्लफ्रेंड को काउंटर पर बैठे आदमी को पे करना पड़ता है। इस वजह से एम्ब्रूस को बहुत ही बुरा लगता है और उसे लगता है कि अब उसे किसी भी हाल में ज्यादा पैसे कमाने होंगे। आगे एम्ब्रूस आइस हॉकी टीम के ही एक दोस्त से मदद मांगता है कि वो अपने अंकल से बोलकर उसे नागरिकता दिलाने में मदद करे। एम्ब्रूस के दोस्त के अंकल हंगेरियन मिनिस्ट्री में काम करते थे। तब एम्ब्रूस अपने दोस्त के थ्रू उसके अंकल से मिलता है और वो उनसे नागरिकता दिलवाने में मदद मांगता है और एम्ब्रूस उनके लिए एनवलप में कुछ पैसे भी लेकर गया था। उन पैसों को देखकर एम्ब्रूस के दोस्त के अंकल मिकी कहते हैं, इतना पैसा काफी नहीं होगा तुम्हें नागरिकता दिलवाने के लिए। मिनिस्ट्री में हमें काफी लोगों को पैसे खिलाने पड़ते हैं, तब जाकर किसी को नागरिकता मिल पाती है। तब एम्ब्रूस कहता है, मेरे पास अभी और ज्यादा पैसे नहीं है, पर धीरे धीरे मैं पैसा कमाकर आपको दे दूंगा। ये सुनकर मिकी नाम का वो आदमी पैसों का एनवलप लेकर वहाँ से जाने लगता है और वो एम्ब्रूस से कहता है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। धीरे धीरे कई दिन बीत गए थे और मिकी को पैसा देने के बाद भी एम्ब्रूस को अभी भी नागरिकता मिलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एम्ब्रूस परेशान रहने लगा था क्योंकि उसे मिकी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला था और एम्ब्रूस जब अंकल मिकी को फोन करता है तो वो उसका फोन भी नहीं उठाते। इसलिए एम्ब्रूस का मन अब काम में भी नहीं लग रहा था और उसे हर वक्त चिंता रहने लगी थी कि उसे कभी नागरिकता मिल भी पाएगी या नहीं। एक दिन अतीला एम्ब्रूस हंगेरियन मिनिस्ट्री पहुंच जाता है और वो अंकल मिकी से मिलने की कोशिश करने लगा था। एम्ब्रूस को देखकर अंकल मिकी उस पर भड़क जाते हैं। क्या तुम यहाँ पर मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि यदि तुम्हारा काम हो जाएगा तो तुम्हें कांटेक्ट कर लिया जाएगा और आइंदा अगर तुमने मेरा पीछा करने की कोशिश की या मुझे कहीं भी दिखाई दिए तो मैं तुम्हें इस देश से डिपोर्ट करवा दूंगा। वैसे भी तुम अपना काम करवाने के लिए मेरे पास आधे पैसे लेकर आए थे, अगर तुम्हें अपना काम जल्दी करवाना है तो मेरे पास पूरे पैसे लेकर आओ। ऐसा कहकर मिकी वहाँ से चला जाता है। एक दिन एम्ब्रूस उसकी गर्लफ्रेंड के वहाँ डिनर के लिए जाता है। तब कैट के पेरेंट्स अतीला एम्ब्रूस से उसके पास्ट के बारे में पूछते हैं। तब अतीला कहता है, मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा, मुझे मेरी दादी ने पाला है और उसके बाद एक दिन उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मैं अपने पिता के वहाँ गया तो उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया। एम्ब्रूस के पास्ट के बारे में सुनकर कैट के पेरेंट्स शॉक रह जाते हैं क्योंकि कैट एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती थी। तब कैट एम्ब्रूस के लिए जूस लेने के लिए जाती है। तब कैट के पिता एम्ब्रूस से कहते हैं, कैट अपना ग्रेजुएशन पूरा करने वाली है, उसके सामने एक ब्राइट फ्यूचर है और तुम अपने आप को देखो, तुम कैट को क्या दे सकते हो? तुम एक रोमानियन हो और ना ही तुम्हारे पास कोई पेपर है, ना पैसा है और ना ही इस देश में तुम्हारा कोई फ्यूचर है। कैट के डैड से ये सब सुनकर एम्ब्रूस गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। आगे एम्ब्रूस वहाँ से निकल रहा था तभी उसकी नजर एक बार पर पड़ती है और वो देखता है बार में नाचने वाले कुछ लोग पैसा उड़ा रहे थे और जबकि एम्ब्रूस के पास अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए भी पैसा नहीं था। एक दिन सुबह सुबह एम्ब्रूस जा रहा होता है तभी उसकी नजर एक पोस्ट ऑफिस पर पड़ती है। पोस्ट ऑफिस का एक गार्ड पोस्ट ऑफिस के दरवाजे को खोल रहा था। तब एम्ब्रूस के दिमाग में कुछ आता है और वो अचानक मन ही मन कुछ प्लान बनाने लगता है और एम्ब्रूस उस बैंक पोस्ट ऑफिस में जाता है और वहाँ की चीजों को ऑब्जर्व करने लगा था। एम्ब्रूस मन ही मन उस पोस्ट ऑफिस को लूटने का प्लान बना रहा था। आगे एम्ब्रूस मार्केट जाता है और वहाँ से अपने लिए एक विग लेता है
और अपना हुलिया बदलने के लिए एक ड्रेस खरीदता है। साथ ही साथ एम्ब्रूस वहाँ से एक टॉय गन भी खरीदता है। आगे एम्ब्रूस अपना हुलिया चेंज करके विस्की पीकर हिम्मत जुटाकर उस पोस्ट ऑफिस के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर बैठी लेडी कैशियर को पैसे देने को कहता है। एम्ब्रूस की बातों को सुनकर शुरू में वो लेडी कैशियर रिएक्ट नहीं करती, पर बाद में एम्ब्रूस काउंटर के दूसरी तरफ कूद के उन दोनों को बंद कर देता है और वहाँ ड्रॉवर के अंदर रखे पैसे बैग में रखकर चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और एम्ब्रूस भागकर अपने घर तक पहुँच जाता है। घर पर आकर एम्ब्रूस देखता है तो उसके पास काफी सारा पैसा आ गया था और उसे देखकर वो काफी खुश भी होता है। उसके बाद एम्ब्रूस सारे पैसों को खर्च करना शुरू करता है। वो महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाता है, जुए में उन पैसों को उड़ाता है और वो मिकी के पास जाकर उन्हें भी पूरा पैसा दे देता है और उनसे अपने लिए हंगेरियन पासपोर्ट खरीद लेता है। उसके बाद एम्ब्रूस एक गाड़ी भी खरीदता है और वो कैट से मिलने जाता है। कैट पहले एम्ब्रूस पर गुस्सा थी क्योंकि वो उस रात उसके घर पर डिनर पर उसे अकेला छोड़कर चला गया था, पर जब एम्ब्रूस कैट को गिफ्ट देता है तो वो उसे गले लगा लेती है। एम्ब्रूस के साथ आइस हॉकी खेलने वाले लोग भी एम्ब्रूस से पूछते हैं, आखिर तुम्हारे पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से? तब एम्ब्रूस अपने दोस्तों को बताता है कि उसने बियर स्किन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू किया है और यही झूठ वो कैट के पूछने पर भी उसे बताता है। कैट को शक होता है कि एम्ब्रूस उसे सच नहीं बोल रहा है, पर वो एम्ब्रूस से पैसों के बारे में जानने में इंटरेस्ट नहीं दिखाती। कुछ दिनों बाद एम्ब्रूस के पास सारे पैसे खत्म हो चुके थे। अब उसके पास नोटों की आखिरी गड्डी बची थी। यह देखकर एम्ब्रूस परेशान हो जाता है और फाइनली वो प्लान बनाता है कि उसे एक और पोस्ट ऑफिस लूटना पड़ेगा। अब एम्ब्रूस एक स्कूटर लेकर एक दूसरे पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा करता है और वो उस पोस्ट ऑफिस को लूटकर बाहर आता है तो वो देखता है पोस्ट ऑफिस के बाहर सिविलियन कपड़ों में एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था और वो एम्ब्रूस को बैग में पैसा भरकर लाता हुआ देख लेता है। तभी पोस्ट ऑफिस का सायरन बजने लगा था। ये देखकर वो पुलिस वाला समझ जाता है कि एम्ब्रूस ने पोस्ट ऑफिस में चोरी की है और वो पुलिस वाला अपनी बाइक से एम्ब्रूस की गाड़ी का पीछा करने लगता है। एम्ब्रूस भी उस पुलिस वाले से बचने के लिए बहुत तेजी से अपने स्कूटर को भगाने लगा था और आगे जाकर एम्ब्रूस स्कूटर से गिर जाता है और वो वहाँ से पैदल भागने लगता है। वो पुलिस वाला तब भी बाइक से एम्ब्रूस का पीछा कर रहा था। आगे जाकर एम्ब्रूस पुल से नदी में जंप कर देता है और उस पुलिस वाले से बच जाता है। बैंक में रॉबरी करने के बाद एम्ब्रूस वापस अपनी मस्ती भरी जिंदगी बिताने लगता है। वो कैट के साथ कई देशों में टूर पर भी जाता है और पैसा खत्म होने के बाद और ज्यादा बैंकों को लूटने लगता है। अब सारे न्यूज़पेपर में लगातार बैंक रॉबरी की खबरें छपने लगी थी। इस न्यूज में रॉबरी करने वाले आदमी को विस्की बैंडेट बुलाया जाता था और अतीला एम्ब्रूस को विस्की बैंडेट इसलिए बुलाया जा रहा था क्योंकि जब भी वो बैंक को और पोस्ट ऑफिस को लूटा करता था तो उससे पहले बहुत सारी विस्की पिया करता था, जिसके कारण अतीला एम्ब्रूस से विस्की की बहुत ज्यादा स्मेल आने लगी थी और जिन भी बैंकों को एम्ब्रूस लूटा करता था वहाँ के लोग एम्ब्रूस की यही पहचान बताया करते थे कि बैंक लूटने वाले से विस्की की बहुत तेज स्मेल आ रही थी। कुछ न्यूज़पेपर में अतीला एम्ब्रूस को रॉबिन हुड तक भी बताया जा रहा था, जिसकी रॉबरी पर थिएटर में प्ले भी चलाए जा रहे थे और एम्ब्रूस एक आइकन सा बन गया था। आगे वापस हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जब अतीला एम्ब्रूस इंस्पेक्टर बार्थोस के सामने था और इंस्पेक्टर बार्थोस अतीला एम्ब्रूस का पासपोर्ट देखकर कहता है, थाईलैंड, श्रीलंका, इजिप्ट, मोरक्को, मालदीव, डोमिनिका, कनाडा, तुर्की, ग्रीस, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्पेन और दुबई। इतने सारे देशों की तो मैंने फोटो भी नहीं देखी और तुम इन सब देशों में घूम कर आ गए। तुम्हें घूमना बहुत पसंद है। आगे एम्ब्रूस अपने आगे की कहानी बताता है। एक दिन आइस हॉकी टीम के कोच बोटा एम्ब्रूस को अपने बेटे गेजा से मिलाते हैं और एम्ब्रूस और गेजा में गहरी दोस्ती हो जाती है और अतीला गेजा को बता देता है कि वही विस्की बैंडेट है जिसने कई सारे बैंक में रॉबरी की। एम्ब्रूस एक बड़े बैंक को लूटना चाहता था, इसलिए उसे एक साथी की जरूरत थी और इसलिए एम्ब्रूस और गेजा दोनों एक टीम बन जाते हैं। वो दोनों एक बड़े बैंक में एंटर होते हैं जहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉय थे। एम्ब्रूस सभी एम्प्लॉय को गन पॉइंट पर उनका सर नीचे करने को कहता है और गेजा बाहर खड़े होकर सभी एम्प्लॉय पर नजर रख रहा था। एम्ब्रूस उस बैंक के लॉकर रूम में जाता है तो वहाँ पर बहुत सारा कैश था और एम्ब्रूस उस कैश को अपने बैग में भरने लगता है और कैश लेकर निशानी के तौर पर एम्ब्रूस वहाँ पर एक खाली विस्की की बोतल छोड़ देता है और एम्ब्रूस और गेजा दोनों कैश लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन हॉकी मैच खत्म करने के बाद एम्ब्रूस देखता है कि गेजा हॉकी टीम के लोगों को कोई स्टोरी सुना रहा है और उस स्टोरी में वो इशारों से बंदूक का जिक्र कर रहा था। ये देखकर एम्ब्रूस को लगता है कि गेजा उन सभी को बैंक रॉबरी के बारे में बता रहा है। आगे गेजा अकेले में था तभी एम्ब्रूस उसे पकड़ लेता है और एम्ब्रूस उसे लड़ने लगता है कि वो सभी लोगों को बैंक रॉबरी के बारे में क्यों बता रहा था। तब गेजा कहता है, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, मैं उनसे कोई और बात कर रहा था। वो कभी किसी को नहीं बताएगा कि वो लोग बैंक रॉबरी करने वाले हैं।
आगे गेजा और एम्ब्रूस एक और बड़े बैंक की रेकी करते हैं और वो उसे लूटने का प्लान बनाते हैं। उस बैंक के बाहर कंस्ट्रक्शन का कुछ वर्क चल रहा था। अगले दिन अपना हुलिया बदलकर गेजा और एम्ब्रूस दोनों गन लेकर बैंक के अंदर एंटर हो जाते हैं और वो बैंक में मौजूद सभी लोगों को जमीन पर लेटने के लिए कहते हैं। बैंक में मौजूद सभी लोग नीचे लेट गए थे। तभी एम्ब्रूस की नजर बैंक में ही लगे शीशे पर पड़ती है और उस शीशे के बाहर खड़े कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रहे वर्कर बाहर से एम्ब्रूस और गेजा को देख रहे थे। तब मौका पाकर एक आदमी लॉकर रूम के अंदर घुसकर लॉकर रूम को अंदर से लॉक कर देता है। एम्ब्रूस बाहर खड़ा होकर उस आदमी को लॉकर रूम ओपन करने को कह रहा था, पर वो आदमी लॉकर रूम को नहीं ओपन कर रहा था। तब एम्ब्रूस बैंक में मौजूद बैंक के मैनेजर को लॉकर रूम के पास ले जाता है और उसे लॉकर रूम ओपन करने को कहता है। तब वो मैनेजर कहता है, अगर मैंने लॉकर रूम ओपन किया तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे और मुझे इससे अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली, इसलिए मैं लॉकर रूम को नहीं खोलने वाला। तब एम्ब्रूस उस मैनेजर पर गन पॉइंट करता है। तब भी वो मैनेजर लॉकर रूम ओपन करने के लिए तैयार नहीं था। अब एम्ब्रूस और गेज देखते हैं कि बैंक के बाहर काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे जो बाहर खड़े होकर एम्ब्रूस और गेज को बैंक लूटते हुए देख रहे थे। अब एम्ब्रूस और गेज के पास वहां से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एम्ब्रूस और गेज दोनों बैंक के बाहर जाते हैं तो बैंक के बाहर खड़े हुए लोग उसे घेर लेते हैं। तब वो दोनों उनके पाँव की तरफ गोलियां चलाने लगते हैं। डर के मारे सभी लोग पीछे हट जाते हैं और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। अब उन दोनों का पीछा वहां मौजूद कई सारे लोग करने लगे थे। तब एम्ब्रूस और गेज दोनों अलग अलग रास्तों में भागने लगते हैं और वो सभी लोग एम्ब्रूस की तरफ ही भाग रहे थे। तब भागते हुए एम्ब्रूस एक गाड़ी को रोककर उस गाड़ी के ड्राइवर को बाहर निकालता है और उस गाड़ी को लेकर वहां से भागने लगता है। चोरी का पता लगने पर कुछ पुलिस की गाड़ियां भी एम्ब्रूस की गाड़ी का पीछा करने लगती है। तब एम्ब्रूस अपनी गाड़ी को और तेज रफ्तार से भगाने लगता है और आगे जाकर वो पुलिस की गाड़ी और एम्ब्रूस की गाड़ी दूसरी गाड़ियों में जाकर टकरा जाती है। पुलिस वाले और एम्ब्रूस दोनों ही घायल हो चुके थे। तब उन्हीं में से एक पुलिस वाला अपनी गन लोड कर एम्ब्रूस को शूट करने वाला था, पर उससे पहले ही एम्ब्रूस अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके रिवर्स ले लेता है और एम्ब्रूस गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाने लगता है। तब एम्ब्रूस की गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट होता है। उस वक्त वहां पर और पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और वो गाड़ी के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि गाड़ी के अंदर रॉबरी करने वाला मौजूद नहीं था। अपने घर पहुंचकर एम्ब्रूस अपने घाव को साफ करने लगा था। तभी उसे दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई आती है और वो अपनी गन उठाकर पॉइंट करता है। कैट एम्ब्रूस को आवाज लगाती है और कैट की आवाज सुनकर वो अपनी गन नीचे करता है। कैट एम्ब्रूस को जख्मी और उसके पास पैसों का बैग देख लेती है और उसको समझने में देर नहीं लगती कि एम्ब्रूस कौन सा काम करता है और वो एम्ब्रूस से बिना कोई सवाल किए उसके कंधे पर लगे कांच को निकालने लगती है। पुलिस से बचने के बाद एम्ब्रूस और गेज दोनों आपस में मिलते हैं और एम्ब्रूस गेज से कहता है, एक बार तो मुझे लगा तुम पकड़े गए और तुम मुझे भी पकड़वा दोगे। हमें एक एग्रीमेंट करना होगा कि हम दोनों में से जो भी पकड़ा जाएगा वो 3 घंटों तक पुलिस को कुछ भी नहीं बताएगा, ताकि दूसरे आदमी को इस देश की बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश में भागने का मौका मिल सके। अब वापस हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जब इंस्पेक्टर बार्टोस एम्ब्रूस से कहता है, मैं तुम्हें इन क्राइम की ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाऊंगा और तुम पर बैंक रॉबरी के साथ साथ अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज भी लगा रहा हूँ। तब एम्ब्रूस इंस्पेक्टर से कहता है, मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया, मैं आपके साथ शुरू से कॉपरेट कर रहा हूँ और आपको सब कुछ सच बता रहा हूँ, तो आप मुझ पर अटेम्प्ट टू मर्डर का झूठा केस कैसे लगा सकते हो। इस पर इंस्पेक्टर बार्टोस कहता है, यह झूठा चार्ज नहीं होगा, यह एक बैंक रॉबरी केस में एक पुलिस वाले का स्टेटमेंट है कि तुमने लोगों पर गोलियां चलाई थी। एम्ब्रूस कहता है, मैंने उन पर गोलियां नहीं चलाई थी, मैंने तो कांच के गेट को तोड़ने के लिए गोली चलाई थी। अब एम्ब्रूस वापस इंस्पेक्टर को उस बैंक रॉबरी की घटना के बारे में बताता है। गेजा और एम्ब्रूस दोनों बैंक लूटने का प्लान करते हैं। आगे एम्ब्रूस और गेजा एक दूसरे बैंक में जाते हैं रॉबरी करने के लिए और एम्ब्रूस वहाँ के गार्ड को गन पॉइंट पर रखकर उसे शीशे का बना मेन गेट लॉक करने को कहता है। वो गार्ड एम्ब्रूस के कहे अनुसार शीशे का बना मेन गेट लॉक कर देता है और चाबियां वो एम्ब्रूस को दे देता है। एम्ब्रूस उन चाबियों को लेकर लॉकर रूम की तरफ जाता है और बाहर गेजा बैंक में मौजूद सभी लोगों पर नजर रख रहा था। एम्ब्रूस मेन गेट की चाबियों को लॉकर में एक तरफ रख देता है और वो लॉकर रूम से बैग में पैसा भरने लगता है। एम्ब्रूस भी लॉकर रूम से पैसा लेकर बाहर आ गया था और गेजा और एम्ब्रूस दोनों बैंक के बाहर जाने लगे थे। तभी एम्ब्रूस देखता है कि बाहर के शीशे के बने गेट पर लॉक लगा है और वो उसकी चाबियां लॉकर रूम के अंदर ही भूल गया है। तभी एम्ब्रूस और गेजा देखते हैं कि बाहर पुलिस आ चुकी थी। ये देखकर एम्ब्रूस शीशे के बने गेट पर फायर करता है और डर के मारे सभी पुलिस वाले नीचे झुक जाते हैं। मौका पाकर एम्ब्रूस और गेजा शीशे के बने गेट को तोड़कर भाग जाते हैं। वो दोनों तेजी से उस एरिया से भागकर एक टैक्सी में जाकर बैठ जाते हैं और टैक्सी ड्राइवर उन दोनों को स्टेशन ले जाने लगता है। पुलिस की गाड़ी चारों तरफ बैंक रॉबरी करने वालों की खोज में लग चुकी थी। वो सभी गाड़ियों को चेक कर रही थी। तभी टैक्सी ब्रिज पर जाती है और ब्रिज पर पुलिस वालों ने नाकाबंदी कर रखी थी। ये देखकर एम्ब्रूस और गेजा गाड़ी से निकलकर भागने लगते हैं
और ब्रिज पर मौजूद पुलिस उन दोनों का पीछा करने लगती है। वो दोनों भागते भागते रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए थे और पुलिस भी उनका पीछा कर रही थी। एम्ब्रोस तेजी से भागते हुए पटरियों के दूसरी तरफ कूद जाता है और तभी वहाँ ट्रेन आ जाती है तो एम्ब्रोस वहाँ से निकल जाता है, पर गेजा को पुलिस वाले चारों तरफ से पकड़कर घेर लेते हैं। एम्ब्रोस को पता लग गया था कि गेजा को पकड़ लिया गया है, इसलिए वो अपने कमरे से अपना जरूरी सामान और सारा पैसा लेकर निकल जाता है और वो हंगरी देश की बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे देश में भागने जा रहा था। दूसरी तरफ गेजा अब पुलिस कस्टडी में था और तभी वहाँ गेजा से पूछताछ करने पुलिस ऑफिसर बार्तोस आते हैं और बार्तोस गेजा से पूछता है, तुम लोग 2 लोग थे, तुम दोनों मिलकर रॉबरी करते हो, तुम्हारे दूसरे साथी का नाम क्या है और वो कहाँ पर रहता है? पर गेजा बार्तोस को कुछ भी बताने से मना कर रहा था। तभी इंट्रोगेशन रूम में एक दूसरे पुलिस वालों को बुलाया जाता है जो गेजा को पीटकर उससे उगलवाने की कोशिश करता है। पुलिस वाले गेजा को लगातार पीटते रहते हैं और उससे लगातार पूछते रहते हैं उसके दूसरे साथी का नाम क्या है, पर गेजा पुलिस वालों को एम्ब्रोस के बारे में कोई जानकारी नहीं देता और गेजा बार्टोस से पूछता है अभी टाइम क्या हुआ है। यह सुनकर बार्टोस पुलिस वालों को लेकर इंट्रोगेशन रूम से बाहर निकल जाता है और बाहर आकर बार्टोस अपने साथियों से कहता है ये हमारे साथ टाइम को लेकर खेल रहा है ताकि इसका दूसरा साथी यहाँ से भाग सके। हमें यहाँ से इसे दूसरे रूम में ले जाना होगा और वहाँ पर घड़ी का टाइम 2 घंटे आगे करना होगा। थोड़ा समय बीतने के बाद गेजा को पुलिस वाले एक दूसरे इंट्रोगेशन रूम में ले जाते हैं। तब बार्टोस गेजा से पूछता है तुम्हारे दूसरे साथी का नाम क्या है? तब गेजा बार्टोस से पूछता है अभी टाइम क्या हुआ है? तब बार्टोस वही कमरे में लगी घड़ी को देखकर कहता है अभी 8:30 बजे है। गेजा पूछता है क्या इस घड़ी में टाइम सही चल रहा है? बार्टोस अपनी घड़ी देखकर कहता है हाँ इस घड़ी में टाइम सही चल रहा है। तब गेजा इंस्पेक्टर बार्टोस को अतिला एम्ब्रोस की सारी जानकारी दे देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे पकड़े हुए 3 घंटे गुजर चुके हैं। अब तक अतिला एम्ब्रोस बॉर्डर क्रॉस करके भाग चुका होगा। दूसरी तरफ अतिला एम्ब्रोस हंगरी की बॉर्डर पर ही खड़ा था, वो बॉर्डर को क्रॉस करने वाला था। तब बॉर्डर पर खड़ा पुलिस ऑफिसर अतिला एम्ब्रोस के डॉक्यूमेंट चेक करता है और वो पुलिस ऑफिसर काउंटर पर जाकर काउंटर पर बैठे पुलिस ऑफिसर को कुछ बोलता है और तभी एम्ब्रोस की गाड़ी के सामने आकर एक पुलिस की गाड़ी खड़ी हो जाती है और जो पुलिस वाला एम्ब्रोस के डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था वो एम्ब्रोस की गाड़ी में आकर बैठ जाता है। उस पुलिस वाले के हाथ में गन थी और वो एम्ब्रोस से कहता है उस सामने वाली गाड़ी को चुपचाप फॉलो करो। अब एम्ब्रोस को भी पुलिस वालों द्वारा पकड़ लिया गया था। ये खबर अब पूरे शहर में फैल चुकी थी कि विस्की बेंडेट नाम से प्रचलित बैंक रॉबरी करने वाले 2 आदमी पकड़े गए हैं। इनका नाम अतिला एम्ब्रोस और गेजा है। एम्ब्रोस की आइस हॉकी टीम के सभी पार्टनर और आइस हॉकी टीम का कोच ये न्यूज टीवी में देख रहा होता है और वो सभी लोग ये न्यूज देखकर शॉक थे। कैट भी इस न्यूज को रेडियो पर सुन रही थी और उसे भी एम्ब्रोस के पकड़े जाने की खबर मिल चुकी थी। आगे कैट एम्ब्रोस से जेल में मिलने जाती है। तब एम्ब्रोस कैट से कहता है मुझे एक अच्छे लॉयर की जरूरत है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत है। ये सुनकर कैट कहती है तुम किन पैसों की बात कर रहे हो? तब एम्ब्रोस कहता है मैंने जो तुम्हें पैसा दिया था बैग में रखकर। तब कैट कहती है मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तब एम्ब्रोस कहता है तो क्या तुमने वो पैसा खर्च कर दिया? यह सुनकर कैट वहाँ से जाने लगती है। तब एम्ब्रोस कहता है मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। तब कैट कहती है अब से हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है और वो ऐसा कहकर एम्ब्रोस को धोखा देकर वहाँ से चली जाती है। तब अतिला बार्तोस को अपनी पूरी स्टोरी सुनाकर कहता है अब मेरे पास आपको बताने के लिए और कुछ नहीं बचा, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। मेरे साथ बुरा हुआ, मैंने किसी को मारने की कोशिश भी नहीं की, तब भी मुझ पर अटेम्प्ट टू मर्डर के इल्जाम लगाए गए। यह सुनकर बार्तोस हंसता है और वो एम्ब्रोस पर अपना गुस्सा निकालकर कहता है तुम जैसे लोगों की वजह से मैं सारा दिन इस स्टेशन में सड़ता रहा। मेरी फैमिली मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाया। मेरे बच्चे मुझसे सवाल करते रहे और मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाया। तुम्हें पूरी मीडिया ने हीरो बना दिया और मैं अपनी फैमिली के साथ अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाया और तुम बोल रहे हो तुम्हारे साथ ठीक नहीं हुआ। अगर इस देश में कहीं न्याय बचा है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम जिंदगी भर जेल में सड़ते रहो। उसके बाद बार्टोस गार्ड्स को बुलाकर एम्ब्रोस को उसके प्रिजनर कंटेनमेंट में छोड़कर आने को कहता है। तब गार्ड्स अतिला एम्ब्रोस को उसके प्रिजनर कंटेनमेंट में छोड़कर आते हैं और वो कहते हैं हम 20 मिनट बाद तुम्हें वापस यहाँ पर लेने आएंगे। एम्ब्रोस बार्तोस के रूम से लैंड केबल चुरा कर लाया था और उसने बेडशीट को फाड़कर एक रस्सी भी बनाई थी जिसकी मदद से वो प्रिजनर कंटेनमेंट से बाहर निकल जाता है और वो जंप करके पाइप के सहारे वहीं बनी बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और बिल्डिंग के एक रूम में पहुंचकर वहां की खिड़की से केबल के जरिए अतिला एम्ब्रोस उस बिल्डिंग के नीचे उतर जाता है और वो वहां से सभी को चकमा देकर भाग जाता है। जब गार्ड्स वापस एम्ब्रोस को लेने प्रिजनर कंटेनमेंट में जाते हैं तो उन्हें वहां पर एम्ब्रोस नहीं मिलता और जेल का सायरन बजने लगता है। बार्टोस को भी एम्ब्रोस के भागने का अंदेशा लग चुका था और वो देखता है कि उसके ऑफिस में रखी लैंड केबल वहां पर नहीं थी। अब मूवी में हमें कुछ असली वीडियो फुटेजेस दिखाई जाती है जब विस्की बेंडेट के भागने की खबर से चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी।
सभी मीडिया वाले इस घटना को कवरेज कर रहे थे और पुलिस भी चारों ओर गाड़ियों की तलाशी ले रही थी, अतिला एम्ब्रुश को ढूंढ रही थी। और इस केस को मीडिया ने काफी ज्यादा हवा दी थी और पुलिस से भागने के काफी समय बाद भी अतिला एम्ब्रुश को नहीं पकड़ा गया था। पर फाइनली कुछ समय बाद विस्की बैंडिट पुलिस के हाथ लग गया था। अतिला एम्ब्रुश को 30 बैंक रॉबरी करने के लिए 17 साल की सजा सुनाई गई थी, पर उसके अच्छे बर्ताव के कारण उसे 12 साल में ही रिहा कर दिया गया था। उसके बाद वो एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी को जीने लगा था। अतिला एम्ब्रुश ने जो जेल में पॉटरी बनाने का काम सीखा था, जेल से बाहर आने के बाद वो पॉटरी बेचकर अपना गुजारा करने लगा। फिल्म के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि विस्की बैंडिट अतिला अब बूढ़ा हो चुका है और वो पॉटरी की एक दुकान खोलकर बैठा हुआ है। उसकी आंखों के सामने रोड के दूसरी तरफ एक बैंक था। अतिला बैंक की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। विस्की बैंडिट के दिमाग में अब क्या चल रहा था ये किसी को नहीं पता था और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।